हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का टॉपिक है युग्मक जनन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चे अपने दूसरे फ्रेंड्स को ये वीडियो जो है वो शेयर कर देंगे, जिससे कि उन सबको भी थोड़ा सा नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले दिया हुआ है हेडिंग युग्मक। युग्मक से आप क्या समझते हैं? तो युग्मक जैसे कि आप सभी को मालूम है कि युग्मक किसे कहते हैं कि दो जो जनन कोशिकाएं हैं जब आपस में जाकर के मिलती है, जैसे मेल का आपका स्पर्म और फीमेल का आपका ओवम, जब दोनों एक ही जगह पर जाकर के मीट करता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं, और उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया युग्मक किसे कहते हैं। और अगर बुकिश लैंग्वेज आपको पढ़नी है तो आप इस लाइन्स को पढ़ सकते हैं। क्या दिया हुआ है कि युग्मक प्रोकैरियोटिक प्रकार की एक जनन कोशिका होती है। इसका निर्माण युग्मक जनन की क्रिया के लिए माइटोसिस कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, पुरुष में जनन कोशिकाओं को शुक्राणु और स्त्रियों में जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? अंडाणु होती हैं। ठीक है, यानी कहने का सेंस क्या है कि शुक्राणु और अंडाणु जो है, जब दोनों आपस में, एक तरफ शुक्राणु हो गया दूसरी तरफ अंडाणु हो गया, दोनों जब आपस में जाकर के मीट करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ युग्मक जनन से आप क्या समझते हैं और शुक्राणु की प्रक्रिया को समझाना है। ठीक है, तो युग्मक जनन क्या होता है? तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि युग्मक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो टेस्टिस से निकला हुआ शुक्राणु और ओवरीज से निकला हुआ अंडाणु जब आपस में मिल जाता है और उनके बीच में क्या हो जाता है? एक गैमीट बन जाता है, एक युग्मक बन जाता है। उसके बाद की प्रक्रिया, यानी उसके अंदर जो भी जनन होता है, उस गैमीट के अंदर जो भी जनन होता है, यानी उस युग्मक के अंदर जो भी जनन होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखिए दिया हुआ है क्या, आगे की लाइन पढ़ेंगे। शुक्र जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिन्हें नर युग्मक भी कहा जाता है। मनुष्य के शुक्राणुओं को लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि सभी को पता है कि मनुष्य के पास में शुक्राणु जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्स वाई प्रकार के होते हैं, जबकि फीमेल जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं? एक्स एक्स प्रकार के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? रिस्पॉन्सिबल हुआ कौन? रिस्पॉन्सिबल हुआ मेल। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि शुक्र जनन किसे कहते हैं। तो शुक्र जनन जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। आगे दिया हुआ है कि वृषण के शुक्र जनन नलिकाओं में बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं। ये शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग शुक्र जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में कई सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो आपस में विभाजित होती रहती हैं और विभाजित होकर के, द्विगुणित होकर के क्या बनाती हैं? शुक्राणु का निर्माण करती हैं। आगे आपको एक फिगर दिखेगा, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक कोशिका है ये। ठीक है, इस कोशिका के मध्य में क्या हुआ है? एक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो आधे 23 गुणसूत्र इधर और आधे 23 गुणसूत्र इधर। ठीक है, फिर इसके बाद में इन दोनों कोशिकाओं के बीच में, यानी ये जो दो कोशिकाएं दिख रही हैं ऊपर, इन दोनों कोशिकाओं के बीच में फिर से समसूत्री विभाजन हो रहा है। और समसूत्री विभाजन के बाद में फिर से इसमें भी यहाँ पे 23 गुणसूत्र है, और इसके साथ में जितनी भी यहाँ पर कोशिकाएं हैं, यानी पहली एक कोशिका से दो कोशिकाएं निकली ये वाली, और उन दो कोशिकाओं से दो कोशिकाएं और निकली। ठीक है, सॉरी, 4 कोशिकाएं और निकली ये वाली। ठीक है, और इनके मध्य में क्या हुआ है? इनके मध्य में समसूत्री विभाजन हुआ है, और उसके बाद में इन समसूत्री विभाजन के पश्चात में जो ये शुक्राणु है वो पैदा हो गए। ठीक है, यानी 4 समसूत्री कोशिकाओं से 4 जो है वो आपके शुक्राणु पैदा हो गए। ठीक है, समझ में? तो ये आपका फिगर है, और ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्या कि शुक्र जनन जो है वो एक ऐसे प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा अगुणित गोल शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं सुव्यवस्थित शुक्राणु बनने के लिए घटनाओं तथा असाधारण श्रृंखलाओं को पूरा किया जाता है। साथ ही साथ दिया हुआ है क्या कि जब शुक्राणु कोशिकाएं जो होती हैं वो अगुणित गोल शुक्राणुओं को उत्पादन करती हैं, तब उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, समझ में? तो कहने का सेंस क्या है कि जब शुक्राणु का शुक्र जनन जब होता है तो शुक्र जनन के पश्चात जो होता है क्या होता है? उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। पहले क्या होता है? पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें जो है वो क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन के पश्चात अगली जो स्टेज आएगी वो क्या हो जाएगी? एक एक स्पर्म जो होगा वो तैयार हो जाएगा प्रत्येक कोशिका से। यहाँ पर हो रहा है क्या? यहाँ पर हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन, इस जगह पर अर्धसूत्री विभाजन, जैसा कि आपको दिख रहा है ये जहाँ पे मैंने ग्रीन लाइन से कर रहा हूँ मैं, ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन। और उसके बाद जहाँ पर हम कर रहे हैं ये ब्लू लाइन,
वहाँ पर हम देखेंगे ये वाला सेक्शन जो है यहाँ पर अब कितने हो गए, यहाँ पर पहले 46 थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर कितने हुए 23 हो गए, और यहाँ पर भी 23 हो गए। अब इनसे जो है ये जो वाला विभाजन जो है जो ब्लू कलर की लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो होगा वो भी कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। यानी 23 गुणसूत्र यहाँ पर है तो 23 ही गुणसूत्र यहाँ पर होंगे, और उसके बाद जो स्पर्म जो बनेगा उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 23 ही होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक और छोटा सा फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर को अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला सेक्शन जो है वो आपका कौन सा हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया मेल वाला यानी शुक्र जनन वाला, और ये वाला सेक्शन जो हो गया ये क्या हो गया, फीमेल वाला हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी शुक्र जनन पढ़ेंगे सिर्फ हम, अभी अंड जनन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अंड जनन के लिए भी हम फिर से सेशन लेंगे एक अच्छा सा प्यारा सा, तो उसमें हम लोग उसके बारे में अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिए ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया हुआ है इसका, कि बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो होता है इसमें क्लैरिफिकेशन होता है, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है आपके कोशिकाओं में। तो कोशिकाओं में जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एक यहाँ पर एक कोशिका है तो उसने 2 कोशिकाओं को जन्म दिया यानी समसूत्री विभाजन के दौरान। ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्या हुआ, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, यहाँ पर हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, और यहाँ पर हो रहा है समसूत्री विभाजन के दौरान। ठीक है, और उसके बाद एक कोशिका जो है उसने क्या किया, उसने अपने आप को तोड़ा समसूत्री विभाजन में, और बन गया क्या, 4 स्पर्म तैयार हो गए। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह से यहाँ पर जो है ये कौन सा है, ये अंडजनन वाला है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं अब शुक्राणु तो पैदा हो गया, तो इस शुक्राणु जो हो रहा है वो बन कैसे रहा है। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि अब मेरे को हिंदी में थोड़ा सा मिल नहीं पाया, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में ही कुछ सेक्शन जो है उसमें रख रखी हैं कुछ स्लाइड्स। ठीक है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताया गया क्या कि स्पर्म फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, स्पर्म कैसे बन रहा है। तो बता रहे हैं कि स्पर्म डेवलप्ड इन टेस्टिकल्स विद सिस्टम ऑफ द टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। ठीक है, तो क्या कहने का सेंस है कि स्पर्म जो है वो कहाँ पर बन रहा है, वृषण में बन रहा है, और उस जगह पे वृषण में जहाँ पर बन रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्स उसको बोलते हैं। एट द बर्थ ऑफ दिस ट्यूब्स कंटेन सिंपल राउंड सेल। जब कोई भी बच्चा जो है जब पैदा होता है तो उसके अंदर ये वाली कोशिका जो होती है वो एकदम गोल गोल कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है यही कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन और इस तरह के कई सारे हार्मोन्स को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी वाले सेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पर्म सेल बोला जाता है। ठीक है, तो आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये जो है सेक्शन आपका वो हम दिखा देते हैं इंडिकेशन के दौरान कि ये जो है वो क्या है आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहाँ पाया जा रहा है, ये इस जगह पे पाया जा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आपको लोकेशन, ये इस जगह पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाया जा रहा है, और ये है कहाँ पर, ये जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये पाया जा रहा है कहाँ पे, ये पाया जा रहा है टेस्टिस में। ये टेस्टिस है आपका, एक टेस्टिस की एक अर्ध काटी गई है। ठीक है, बीच से कट किया गया खड़ी काट। ठीक है, उसके ऊपर का सेक्शन, ये वाला सेक्शन आपको पता ही है कौन सा है, एपिडिडाइमस है, और उसके बाद की लेयर जो है अंदर वाली लेयर, उस अंदर वाली लेयर में जो बीच वाला सेक्शन है उसको हम लोगों ने काट लिया। काट को जूम करने के बाद में हम लोग देखते हैं क्या, इस वाली ट्यूब के बारे में, ये वाली जो ट्यूब जो दिख रही है ना, इस ट्यूब को ही बोलते हैं क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, एक सेशन आपके लिए और ले लेंगे हम, इसमें से आपको सर्टोली सेल जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आई पूरी? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जैसे सब लोगों को मालूम है कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्नेक के आकार का होता है, थोड़ा सा सांप के आकार का होता है, और उसको थोड़ा समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर किसी भी स्पर्म को जूम करके, यानी क्या नाम है, किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से अगर देखा जाए तो उसको समझना जो है वो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कुछ कि स्पर्म यूजुअली कंसिस्ट इन 2 माइक्रोलॉजिकल एंड फंक्शनली डिस्टिंक्ट रीजन इनक्लोज्ड बाय द सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एक सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से बना होता है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली जो होता है वो वर्क करता है। ठीक है, और बताया गया क्या कि इसमें इसमें एक टेल होती है। ठीक है, इसमें स्पर्म जो होता है उसके अंदर कुछ बहुत सारे एग्स होते हैं। ठीक है, और ये लेकर के जाता है, और साथ ही अपने आप को क्या नाम है, इसकी कोटिंग जो होती है, इसकी हेड के ऊपर इसकी कोटिंग की हुई होती है, उसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक हैप्लॉइड जो होता है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। ये होता है स्ट्रक्चर किसका, स्पर्म का। स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होगा, उसका एक हेड जो होता है वो कौन सा होता है, एक हेड जो होता है उसके ऊपर एक्रोसोम्स की लेयर होती है। ठीक है, अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, साथ ही साथ उसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ उसमें क्या पाई जाती है, टेल पाई जाती है। ये सारा जो हो गया ये स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे स्पर्म जो होता है वो कैसा होता है। तो ये वाला सेक्शन जो होता है, ये हेड वाला सेक्शन जिसको मैं बता रहा था,
ठीक है। तो हेड हो गया, यहाँ पर एक्रोसोम हो गया, बता रहे हैं क्या डाइजेस्टिव, इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है। यही एंजाइम जो होता है वो जैसे ही ओवम के अंदर ये हेड जो होता है वो एंटर करता है, तो क्या करता है कि जैसे ही ये एंटर करता है तो ये ऊपर का एक्रोसोम वाला सेक्शन जो है वो क्या हो जाता है, अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाता है और ये इंटर हो जाता है कहाँ पर, इंटर हो जाता है आपके किसी भी ओवम के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया, ये जो ऑरेंज वाला सेक्शन जहाँ पे दिखाया जा रहा है ये क्या है, ये ऑरेंज वाला सेक्शन जिसकी बात कर रहे हैं, ये ऑरेंज वाला सेक्शन इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, 23 क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। ऊपर वाले सेक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड। बीच में आ जाता है ये वाला सेक्शन, बीच वाला सेक्शन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल पीस बोलते हैं और इसी को हम लोग कॉलर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगला दिया हुआ सेक्शन क्या है, टेल। टेल का काम क्या होता है, तो टेल का काम होता है तैरना। ठीक है। ये तैर करके क्या करता है, ये तैर करके जो है वो किसी भी फीमेल की फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में, यानी ओवरीज तक पहुंचने में ये काम करता है ये टेल। ठीक है, समझ में आ गया। आगे दिया हुआ है क्या कि इसके कौन कौन से कितने कितने पार्ट होते हैं, तो जैसे कि आप सबके सामने दिखाई दे रहा है कि स्पर्म हैज़ 3 मेन पार्ट्स। हेड जो है वो क्या करता है, स्पर्म कंटेंट टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस रखता है और इसी के अंदर क्या होता है, डीएनए की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। अगला दिया हुआ मिड पीस यानी मध्य भाग जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्पर्म का एक पैकेट होता है जिसमें के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और ये जो होता है क्या करता है, इस स्पर्म को एनर्जी प्रदान करता है। अगला दिया हुआ है क्या, टेल। टेल क्या होता है, ये एक स्पर्म को जो है वो मूव करने में, यानी प्रोपेलर किस तरह से मूव करता है, वो सांप की तरह उस तरह से मूव करके ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या दिया हुआ है आगे। ठीक है, इस तो मैं बता चुका हूँ। हेड जो है वो स्विमिंग, टेल जो है वो स्विम करने का काम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है सब एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, क्लियर है। ये आपके स्पर्म सेल की एक और कोशिका हो गई, एक नया फिगर जिसको आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो सेशन आपको कैसा लगा ये बताना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।